धन्यवाद एलडीएम साहब। मैं वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर आप लोगों को ये जानकारी दूंगा कि जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप यूपीआई से करते हो, फ़ोनपे से करते हो, गूगल पे से करते हो, किसी इंटरनेट बैंकिंग से करते हो, किसी भी प्रकार का डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन सुरक्षित तरीके से कैसे करना, डिजिटल ट्रांजैक्शन सुरक्षित तरीके से कैसे करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय क्या ऐसी सावधानियां रखना जिससे कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो। आप आए दिन सुनते होंगे कि कोई अनजान फ़ोन आया, उसने आपको किसी प्रकार से जो है वो इस तरीके से बातों में लगाया, आपसे ओटीपी ले लिया या पासवर्ड ले लिया या और कोई एपीके फाइल डाउनलोड करवा दी आपको और आपका खाता खाली कर दिया। तो कैसे ऐसे फ्रॉडस्टर से बचना है संक्षेप में मैं बताऊंगा मैं आपको। साथ में ये भी बताऊंगा कि सारी सावधानी रखने के बाद में भी अगर आपसे गलती हो जाए, आप ओटीपी दे दें और आपके खाते से पैसा अगर निकल जाए, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो वो फ्रॉड की राशि को वापस कैसे लाना ये भी मैं बताऊंगा। और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये मैं जानकारी दूंगा आपको, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। आप सभी लोगों तक, अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदारों सब में इसको फैलाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि आप जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक यूज़र आईडी होता है, एक पासवर्ड, और अगर डेबिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। मेरा आप लोगों से कहना है, पहली सावधानी रखें कि आपका पासवर्ड गोपनीय रखें। आपका पासवर्ड किसी को शेयर न करें, आप किसी को भी, इवन परिवार को भी शेयर न करें। आप एक बार पासवर्ड आपके पास से गया फिर वो बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात है, पासवर्ड हमेशा कठिन रखें। आप लोग पासवर्ड बहुत ही आसान रखते हैं। पासवर्ड को अपनी निजी जानकारी, अपनी परिवार की जानकारी, गाड़ी, जन्म दिनांक या पैन कार्ड का नंबर या आधार कार्ड का नंबर, पिता का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, बच्चों का नाम, इनसे पासवर्ड ना बनाएं। निजी जानकारी से संबंधित पासवर्ड ना बनाएं। इनके अलावा पासवर्ड बनाएं आप, और पासवर्ड को थोड़ा कठिन रखें। पासवर्ड में नॉर्मली 8 कैरेक्टर रखें, उसमें एक जो है वो कैपिटल लेटर रखें, बाकी एक स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ा न्यूमेरिक रखें, मतलब अक्षर और अंक दोनों होना चाहिए पासवर्ड में। तो ऐसे कठिन पासवर्ड रखें। पासवर्ड कठिन रखने का ये रहेगा कि कोई भी किसी छोटे मोटे यूटिलिटी के माध्यम से भी आपके पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता। पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। 3 से 4, चाहे आपका एटीएम का पासवर्ड है, ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि एटीएम का पासवर्ड एक बार जो बन गया कभी हम लोग बदलते नहीं उसको। ऐसा न करें आप लोग। एटीएम का पासवर्ड भी 3 से 6 महीने में आप बदलें। एटीएम का पिन जो है उसको बदलते रहें आप लोग। तो पासवर्ड को गोपनीय रखें, पासवर्ड कठिन रखें, अपनी निजी जानकारी से संबंधित पासवर्ड न बनाएं और पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें आप लोग। ये छोटी छोटी अगर आप जो है वो सावधानी रखेंगे तो आप मान के चलें कि डिजिटल फ्रॉड से बच लेंगे। बहुत छोटी छोटी सावधानी है। इसी प्रकार से अगर आप लोग एटीएम में जाते हैं, आपने देखा होगा कि और पीछे से 2 लोग आ जाते हैं, आप झिझक के मारी उनको बोलते नहीं कि बाहर जाइए। लेकिन अगर ई कॉर्नर में जा रहे हैं या एटीएम में जा रहे हैं, आप ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति पीछे आ जाता है, आप उसको मना करिए कि पीछे ना रहे हमारे। पीछे अगर व्यक्ति रहेगा तो शोल्डर सर्फिंग कर लेगा। आपकी हाइट कम है, उसकी हाइट ज़्यादा है, शोल्डर सर्फिंग से सब देख लेगा। तो एटीएम में हमेशा सावधानी रखें आप लोग। जब भी एटीएम में आप अपना कार्ड लगाएं, कार्ड लगाने के पहले कैंसिल बटन दबाएं। कोई भी किसी भी बैंक का एटीएम हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे पीएनबी का, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का, सीबीआई का, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, पहला काम करें कि एक पहले कैंसिल बटन दबाएं। कैंसिल बटन दबाने के बाद ही अपना कार्ड इंसर्ट करें। कार्ड अपना पूरा ट्रांजेक्शन करने के बाद में फिर कैंसिल दबाएं आप, ताकि कई बार हमने देखा है कि कुछ कस्टमर जो है वो उसको ओपन छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में रुपए तो नहीं निकल सकते, लेकिन ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखें आप लोग, एटीएम में ये छोटी छोटी सावधानी रखें। पीछे व्यक्ति कोई भी खड़ा होता है, मना करिए उसको, हटने के लिए बोलिए कि साहब पीछे से हट जाइए। इसी प्रकार से एटीएम का पिन भी मैं आप सभी को याद दिलाता हूँ, बराबर बदलते रहिए आप लोग। अनजान व्यक्ति से एटीएम में हेल्प न लें, अदरवाइज कार्ड स्वैपिंग हो सकती है।
वो आपका कार्ड रख लेगा और उसका कार्ड आपको दे देगा। इसलिए अनजान व्यक्ति से एटीएम में कोई मदद ना लें। ये छोटी छोटी सावधानी अगर रखेंगे आप लोग तो आप लोग डिजिटल फ्रॉड से बच लेंगे। अभी मैं आता हूँ उस पॉइंट पे कि फ्रॉड करने वाला आपसे किस प्रकार से ओटीपी लेता है या पासवर्ड लेता है या बातों में उलझा के किस प्रकार से आपसे आपके जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल वो हासिल करता है। जो भी फ्रॉड करने वाले हैं आप लोग देखेंगे कि उसमें ऐसा नहीं है कि हम वो ग्रामीण लोग आते हैं या अनपढ़ लोग आते हैं या बुजुर्ग आते हैं, सभी लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो रहे हैं, इवन वकील, पुलिस वाले, टीचर्स, लेक्चरर, सभी लोग, बैंक वाले भी, सभी लोग शिकार हो रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि कोई फ्रॉड करने वाला कोई वशीकरण मंत्र कर देता है या कोई जादू कर देता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉड करने वाला दो ही चीज़ें को इस्तेमाल करता है। दो चीज़ें ऐसी है जिससे कि आदमी जो है उसका आधा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पहली चीज़ है लालच और दूसरा है डर। वो दो ही चीज़ें दिखाता है। एकदम से फ़ोन आएगा, अगर आपको लालच दे रहा है आपका आधा दिमाग उस लालच में लग जाता है। इसलिए हम लोग सावधानी वाला काम उसको भूल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर डर दिखाता है, कोई भय दिखाता है तब भी हमारी स्थिति वही होती है, हम लोग जो है सोचने समझने की शक्ति हमारी आधी हो जाती है, हम वो भयांक्रांत हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जब भी कोई अनजान फ़ोन आता है आपको, अनजान फ़ोन इस तरीके से आएगा, आपको नाम लेके बोलेगा, वो आपको विश्वास दिलाएगा कि वो आपके बारे में सब जानता है, लेकिन चूँकि आपके लिए अनजान है, वो अगर लालच दिखाता है, भय दिखाता है, नहीं आना उसकी लालच और भय में, तुरंत आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक होना चाहिए कि ये फ्रॉडस्टर है। 99% में वो फ्रॉडस्टर ही होगा। कोई भी फ्रॉड करने वाला है आपको लालच दिखा के, आपको भय दिखा के ही वो फ्रॉड करता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जब भी कभी कोई लालच का फ़ोन आता है, कई प्रकार के लालच हो सकते हैं। आपको लॉटरी लगी है, कोई हमारा यंगस्टर बंधु है, वो कई जगह नौकरी का अप्लाई कर रहा है, उसको बोलेंगे आपकी नौकरी लगने वाली है ना। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको बोलेंगे कि आपकी पेंशन का अपडेशन हो रहा है। इस तरीके से जो छोटी छोटी ये ऐसी बातें हैं लालच की, ये लालच की कोई भी बात अगर बोले, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी फ्री लंच के लिए नहीं बैठा है, कोई हमें बिना पैसे के कुछ देने वाला नहीं है, उसका निश्चित रूप से वो उल्लू सीधा करता है। तो लालच का फ़ोन आए या जब डर दिखाए तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि ये फ्रॉडस्टर का फ़ोन है। आप कोई भी ना तो ओटीपी, ना किसी प्रकार का आधार कार्ड का नंबर या किसी प्रकार का जो है अपना पासवर्ड शेयर न करें आप उसको किसी हालत में भी। कई बार इस तरीके से फ़ोन आएंगे आपको कि मैं फलानी बैंक का ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ और आपके खाते में केवाईसी नहीं है, इसलिए हम खाता बंद कर रहे हैं और एटीएम भी ब्लॉक कर रहे हैं। आप घबरा जाते हैं कि महीना शुरू होने वाला है, मुझे राशन दिलाना है, बच्चों की फीस भरना है, अगर एटीएम बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, है ना। और वो आपको इस तरीके से विश्वास दिलाता है कि मैं आपका ऑनलाइन अभी हाल जो है यहीं से आप मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड के नंबर बता दो, मैं आपको या व्हाट्सअप कर दो, मैं आपका केवाईसी बैकएंड से कर दूंगा। कभी ना करें आप ऐसा। वो ऐसा करने के बहाने आपसे एक ओटीपी पूछेगा, आप जैसे ही ओटीपी बताएंगे आपका खाता खाली हो जाएगा। कभी भी कोई भी बैंक, रिजर्व बैंक बोलता है, कोई भी बैंक आपको जो है फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट देने का नहीं बोलेगा। जो भी बैंक है वो आपको बोलेंगे अगर केवाईसी नहीं है तो ब्रांच में आने का बोलेंगे या अपने बैंक के सेवा केंद्र पे जाके आपको केवाईसी अपडेट करने का बोलेंगे। कभी किसी को जो है व्हाट्सएप वगैरह पे आप अपना जो है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरीके से न दें, और ऐसा केवाईसी करने के बहाने वो ओटीपी मांगता है, ओटीपी भी मत दीजिए आप लोग। ये अपने परिवार के लोगों को बता के रखिए आप लोग। अब आता हूँ मैं कि अगर सारी सावधानी रखी हमने और हमारे खाते से पैसे निकल गए, किसी फ्रॉडस्टर ने गलती से हमने ओटीपी बता दिया और समझ लीजिए कि आपके खाते से 10,000 रुपये निकल गए, तो ये पैसे कैसे लाना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो जब कभी ऐसी आपके साथ की फ्रॉड की दुर्घटना हो उसको छुपाइए मत। ज़्यादातर केस में हमने देखा है कि लोग उसको छुपा लेते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते कि आप पुलिस के चक्कर करेंगे, इधर भागा दौड़ी करेंगे, घर वाले भी चिल्लाएंगे, सब लोग चिल्लाएंगे। ऐसा ना करें। देखिए, अगर आपके साथ में कोई डिजिटल फ्रॉड होता है, जैसे ही आपको एसएमएस आता है और आपको लगता है कि यह पैसे मैंने नहीं निकाले हैं या मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया है और यह ट्रांजेक्शन हो गया है, मतलब ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, पहला काम कीजिए, छुपाइए नहीं इसको। भारत सरकार
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है, आप सब लोग नोट करिए उसको। आप सब लोगों के अपने फ़ोन में ये नंबर होना चाहिए 1930 1930। ये नंबर आप अपने मोबाइल में बैंक फ्रॉड के नाम से इसको सेव करके रखिए। जब भी आपके साथ में कोई ऐसा डिजिटल फ्रॉड होता है, आप बिना समय गंवाएं 1930 के ऊपर कंप्लेंट लॉक करिए। 1930 आप बोलेंगे कि ये एक फ़ोन नंबर है और हम तो बोले 130 करोड़ हो गए हैं, इस पर बहुत सारे लाखों एक्सटेंशन है, इसके ऊपर 4 या 5वीं बार में लग जाता है। बिना समय गंवाए आप लोग 1930 के ऊपर जो है कॉल करिए। 1930 के ऊपर कॉल करने में आपको बहुत ही प्रिसाइज जानकारी मांगता है। वो आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, कौन सी बैंक में खाता है, ब्रांच का नाम क्या है, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, और एक यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर मतलब जब आपको एसएमएस आएगा डेबिट होने का तो उसमें एक यूटीआर नंबर रहता है, वो यूटीआर नंबर भी शेयर कर दीजिए। जैसे ही 1930 पे आप ये फ़ोन करेंगे और उसको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, 1930 से आपको एक एसएमएस आएगा, उसमें आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा और एक लिंक दी जाएगी। ये लिंक जो है वो साइबर सेल की लिंक है। इस लिंक पे क्लिक करके आप यही जानकारी कंप्लेंट नंबर के साथ में उस लिंक पर डाल दीजिए, साइबर सेल पे भी आपकी कंप्लेंट चली जाएगी। 1930 क्या करता है? 1930 का काम ये है कि जिस फ्रॉडस्टर ने आपके खाते से पैसे निकाले हैं और जिन खातों में पैसे उसने ट्रांसफ़र किए, उसमें वो होल्ड लगा देगा। समझ लीजिए आपका 10,000 रुपये का किसी ने फ्रॉड किया है, 10,000 रुपये का होल्ड लग जाएगा। फ्रॉडस्टर कभी भी एक खाते से पैसे ट्रांसफ़र करके दूसरे से तुरंत नहीं निकालता। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो उसको आगे और 1-2 खातों में ट्रांसफ़र करता है ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। इन सभी आगे के ट्रांजैक्शन में जिन जिन खातों में उसने ट्रांसफ़र किया, सभी में 10,000 का होल्ड लग जाएगा। अगर वो पैसे नहीं निकले, तुरंत आपने कर दिया, पैसे नहीं निकले, 3 से 7 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे आपके। समझ लीजिए कि उसने अगर आपसे फ्रॉड किए पैसे निकाल लिए, तो जब वो दूसरा फ्रॉड करेगा तब वो पकड़ लेगा, क्योंकि हमने 10,000 रुपये का चौकीदार बिठा दिया है। 1930 होल्ड लगाने का एक जो है वो मैकेनिज्म है। तो आप लोग बिना समय गंवाएं तुरंत जैसे ही आपको पता लगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, 1930 पे कॉल करें, पूरी जानकारी दें। वो जो लिंक आती है उस लिंक के ऊपर आप जो है वो जानकारी दे दें ताकि साइबर सेल में भी आपकी लिंक जो है जानकारी चली जाए। साथ में जहाँ पर भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में जाके एक लिखित आवेदन दें। आवेदन के साथ में अपना KYC दें, स्टेटमेंट लगाएं और जो UTR नंबर से जो ट्रांजैक्शन हुआ वो लिख के दें। 2 कॉपी में आवेदन दें, 1 कॉपी में रिसीट जरूर लें, पावती जरूर लें। पावती लेने का उद्देश्य ये है कि अगर 30 दिन में बैंक कार्रवाई नहीं करता है तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जाके बैंक की शिकायत भी कर सकते हो। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि रिटर्न लिखित में जो है शिकायत करें, 2 कॉपी में करें और 1 पे आप जो है उससे दिनांकित रसीद जरूर लें। तो आपको 1930 पे कंप्लेंट करना और बैंक में जाके बताना है। आपने अगर देखिए 1930 में आधे घंटे के अगर अंदर आप शिकायत कर देते हैं, ये देखा गया है, रिजर्व बैंक ने ये जो अभी सर्वे किया था उसमें पाया गया है कि 3 से 7 दिन में लोगों का पैसा आ जाता है वापस, 3 से 7 दिन। तो आप लोग, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये 1930 आप स्वयं भी याद रखें, अपने परिवार, परिचित, मित्र, रिश्तेदारों सबको बताएं ताकि किसी के साथ भी अनहोनी हो जाए तो अपना पैसा वापस लाने के लिए कार्रवाई कर सके। कभी ये ना सोचें, कई हमारे ग्रामीण बंधु हैं वो गाँव में रहते हैं, बोलते हैं साइबर सेल तो हमारा नीमच में है, उनको लिंक इसीलिए दी जाती है कि वो बिना समय गंवाए साइबर सेल पे भी उनकी ऑनलाइन जो है वो कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। इसी प्रकार से एक और तरीके का फ्रॉड हो रहा है, मैं आपको बता दूं, खास तौर से उसमें हमारे ग्रामीण इलाके के और सेमी अर्बन के लोग उसमें जो है वो फंस रहे हैं। आपका अकाउंट अगर है तो उस अकाउंट को किराए पे लेने की बात करते हैं, 5,000, 7,000, 10,000 रुपये महीना देने की। आप उस लालच में मत आइए। फ्रॉडस्टर क्या करेगा, आपके अकाउंट के सारे वो ट्रांजेक्शन उसमें करेगा, फ्रॉड के ट्रांजेक्शन करेगा, वो आपको 5-7 हज़ार रुपये दे देगा, लेकिन वो उसमें लाखों के ट्रांजेक्शन करेगा। जब पुलिस केस आएगा, पुलिस इंक्वायरी होगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें आपको जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी हो सकती है। मेरा आप सभी लोगों से कहना है, किसी भी प्रकार से अपने खाते को किराए पे देना या किसी अन्य व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी।
फ्रॉडस्टर के पास फ्रॉड करने के लिए लिमिटेड अकाउंट है, इसलिए वो हमारे भोले भाले ग्रामीणों का या ऐसे लोगों का कि जिनको सिर्फ समझ लीजिए कि लाडली बहना का पैसा आया उनका और निकाल लिया, या जो है वो वृद्धावस्था पेंशन आई और निकाल ली, तो ऐसे लोगों को वो थोड़ा सा लालच देके वो अकाउंट के पूरे क्रेडेंशियल ले लेते हैं और उसमें फ्रॉड की राशि ट्रांसफ़र करते हैं। मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि किसी भी प्रकार के लालच में ना आए, किसी प्रकार के जो है लालच में ना आते हुए अपने खाते का परिचालन किसी को करने न दे, अदरवाइज़ ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। आपको एक छोटी जानकारी और देना चाहूँगा मैं कि हमारी भारत सरकार की तरफ से 3 जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही है। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष है, बैंक में अकाउंट है, आप सिर्फ बैंक में जाइए, उनको बोलिए 20 रुपये में आपका 20 रुपये सालाना में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाएगा। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ये इससे सस्ता बीमा और कोई नहीं है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग, अगर आपने नहीं कराया है तो ज़रूर अपनी बैंक में जाके बोलना भरे कि मुझे ये मेरा प्रधानमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा जो है वो कर दीजिए। 20 रुपये साल लगेंगे, बहुत छोटी राशि है ये, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जब कोई व्यक्ति नहीं रहता तो 2 लाख रुपये बहुत मायने रखते हैं। इसमें सभी प्रकार की दुर्घटना कवर होती है, सड़क दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, या सांप काट लिया हो, खेतों में काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर पलट गया या कहीं पुताई कर रहे गिर गए, मचान पे से गिर गए, ये सभी उसके अंदर कवर होता है। अगर आपकी दुर्घटना में, बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। स्थायी रूप से काम करने में अपंग हो गए, स्थायी रूप से एक आंख चली गई, दोनों आंख चली गई, हाथ पैर चले गए, तो भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। और अस्थायी रूप से अगर अक्षम हो गए आप तो 1 लाख